अब गुलाम नहीं रह सकता और न कोई ताकत इसे गुलाम रखी सकती है। हाँ, ये आवाज है उस शख्स की जिसने अपनी बहादुरी और देशभक्ति के जज्बे से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की चूलों को हिला कर रख दिया था। कुछ इतिहासकारों ने तो उन्हें हिज मैजेस्टीज बिगेस्ट ओपोनेंट की संज्ञा दी थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। अगस्त 1945 में जब दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार हो गई तो उनके सहयोगियों ने तय किया कि नेताजी को तुरंत सिंगापुर छोड़कर रूस चले जाना चाहिए। वो सिंगापुर से बैंकॉक होते हुए पहले साइगोन और फिर ताइपे पहुंचे। ताइपे से दोपहर 2:35 पर जापानी बॉम्बर ने मंचूरिया के लिए उड़ान भरी। सुभाष बोस के अंतिम दिनों पर लेट टू रेस्ट किताब लिखने वाले वरिष्ठ पत्रकार आशीष रे बताते हैं, कम से कम 13-14 क्रू और पैसेंजर थे उस प्लेन में। उसमें से 2 भारतीय थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनका एडीसी कर्नल हबीबुर रहमान। साइगोन में ये चर्चा हो रहा था कि किस प्लेन में उनका जाना है। अंत में ये सिद्धांत हुआ जो प्लेन में उनका जाना था उस प्लेन में जापानी एक जनरल शिदेई थे और जनरल शिदेई के साथ जाने का एक मतलब था। जनरल शिदेई रशियन भाषा बोलते थे। जब जापान का सरेंडर होने वाला था, जापानी सरकार का आशा था कि उन्होंने रशियन के साथ नेगोशिएट करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सोवियत यूनियन में जाने का एक मौका तैयार कर सके। लेकिन हुआ ऐसा, प्लेन तो जैसा था उस जमाना का बॉमर, छोटा प्लेन, उसमें सीट बोल के कुछ था नहीं, बल्कि पायलट का सीट और 2 सीट। उसमें जो सामने एक सीट था पायलट को पायलट के बाद उस सीट नेताजी का ऑफर किया, लेकिन नेताजी ने कहा कि मैं उधर नहीं बैठूंगा। तो बाकी सब नेताजी को लेके ही मट्टी में मतलब फ्लोर में बैठा। दुर्भाग्य का बात था कि जहां सुभाष बोस बैठे थे उनका ऊपर एक पेट्रोल टैंक था और जब प्लेन क्रैश हुआ वो पेट्रोल पूरा उनका शरीर में गिर गया, मतलब एकदम सिर से पांव तक, और उनका पूरा कपड़ा भी एकदम भीग गया ये पेट्रोल में। तो जब क्रैश के बाद आग के भीतर से उन्होंने दौड़ के जब निकल रहा था तो पूरा शरीर में आग लग गई। दिलचस्प बात यह थी कि उस जमाने में युद्धक विमानों में एयर कंडीशनिंग नहीं होती थी, इसलिए जैसे जैसे विमान ऊपर जाता था ठंड बढ़ती जाती थी और हर 1000 फीट की ऊंचाई पर तापमान में 6 डिग्री की गिरावट हो जाती थी। उनका टाइपे तक सिर्फ कॉटन खाकी यूनिफॉर्म पहना हुआ था, लेकिन कर्नल हबीबुर रहमान उनका एडीसी कहा कि नेताजी आप एक स्वेटर पहन लीजिए क्योंकि अभी ठंड होने वाला है। उनका एक स्वेटर दिया, लेकिन उसका ऊपर भी पेट्रोल गिर गया। अंत में कर्नल हबीबुर रहमान और 5 जापानी ऑफिसर ने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ और नेताजी का क्या हुआ। उसमें कहा कि जब हबीब ने पहुंचा नेताजी के पास, प्लेन का कम से कम 10-12 गज या 15 गज सामने क्रैश के बाद, तब नेताजी उनका स्वेटर खुल के खड़ा हुआ था। तब बाकी जापानीज ऑफिसर लोग भी वहां पहुंच गया, उनको कहा कि आप मट्टी को ऊपर रोल करिए तब आग कम से कम वो बुझ जाएगा। कर्नल हबीबुर रहमान आजादी के बाद पाकिस्तान चले गए थे और जब नेताजी की मौत की जांच के लिए शाहनवाज आयोग बनाया गया था तो वो उसके सामने गवाही देने खास तौर से पाकिस्तान से भारत आए थे। उन्होंने शाहनवाज आयोग को बताया था, जैसे ही जहाज गिरा नेताजी मेरी तरफ मुड़े। मैंने उनसे कहा कि नेताजी आगे निकलिए, पीछे से रास्ता नहीं है। आगे के रास्ते में आग लगी हुई थी। नेताजी आग से होकर निकले, मैं भी उसी आग से होकर बाहर आया। जैसे ही मैं बाहर आया मैंने देखा कि नेताजी मुझसे 10 मीटर की दूरी पर खड़े थे और उनकी निगाह पश्चिम की ओर थी। उनके कपड़ों में आग लगी हुई थी। मैं उनकी तरफ दौड़ा और मैंने बहुत मुश्किल से उनकी बुश शर्ट बेल्ट निकाल ली। फिर मैंने उन्हें जमीन पर लेटा दिया। मैंने देखा कि सिर के बाएं हिस्से में 4 इंच लंबा गहरा घाव था। मैंने रुमाल से उसमें से निकल रहे खून को रोकने की कोशिश की। तभी नेताजी ने मुझसे पूछा, आपको कहीं ज्यादा तो नहीं लगी? मैंने कहा, मैं ठीक हूं। उन्होंने कहा कि मैं शायद बच नहीं पाऊंगा। मैंने कहा, अल्लाह आपको बचा लेगा। बोस बोले, नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता। अब आप मुल्क वापस जाएं
तो लोगों को बताना कि मैं आखिरी दम तक मुल्क की आजादी के लिए लड़ता रहा हूं। वो जंग आजादी को जारी रखे। हिंदुस्तान जरूर आजाद होगा। जब विमान क्रैश हुआ तो उस समय ताइपे हवाई अड्डे पर किसी भी एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए नेताजी को एक मिलिट्री ट्रक में डालकर ताइहोकू सैनिक अस्पताल पहुंचाया गया। जब अस्पताल पहुंचा, नेताजी जरूर होश में थे और डॉक्टर के साथ भी बात भी हुआ। उन्होंने सबसे पहले कहा कि बाकी लोग का आप संभालिए, तब मेरे पास आइए। तो वो बात सुना नहीं। डॉक्टर लोगों को कहा गया कि बहुत ही वीआईपी नेता है, उनका बचाना है, उनका तुरंत आप ट्रीटमेंट कीजिए। ट्रीटमेंट तो चालू हो गया, लेकिन कभी कभी जरा बेहोश हो जाते थे। बट जब होश में फिर वापस आ रहे थे तो बात करते थे हबीब के साथ। उन्होंने इंस्ट्रक्शंस भी दिया कि क्या करना है, क्योंकि उनका एक चीज मालूम हो गया कि उनका बचने वाला नहीं है। उसका बीच डॉक्टर लोग एक इंटरप्रेटर को लाया। उनका नाम था जुइची नाकामुरा, क्योंकि डॉक्टर लोग जानना चाहते थे कि उनका क्या तकलीफ है। समझने में इसमें बेटर होगा, इसमें ट्रीटमेंट भी बेटर हो सकता। लेकिन हालत बहुत ही खराब था। बहुत ही कोशिश किया डॉक्टर लोग। उसके बीच कभी कभी हिंदुस्तानी में उन्होंने हबीब के साथ बात की, लेकिन जब इंटरप्रेटर पूछ रहा था तब अंग्रेजी में उनका जवाब दे रहे थे। नेताजी को सबसे पहले देखने वालों में वहां तैनात डॉक्टर तानेयोशी योशिमी थे। उन्होंने 1946 में हांगकांग की एक जेल में उनको इंटरोगेट करने वाले ब्रिटिश अधिकारी कैप्टन अल्फ्रेड टर्नर को बताया था। शुरू में सारे मरीजों को एक बड़े कमरे में रखा गया, लेकिन बाद में बोस और रहमान को दूसरे कमरे में ले जाया गया, क्योंकि दुर्घटना के शिकार जापानी सैनिक दर्द में चिल्ला रहे थे और शोर मचा रहे थे। बोस को बहुत प्यास लग रही थी। वो बार बार जापानी में पानी मांग रहे थे। मीजू मीजू। मैंने नर्सों से उन्हें पानी देने के लिए कहा। डॉक्टर याशिमी नेताजी सुभाष बोस के अंतिम क्षणों का वर्णन करते हुए आगे बताते हैं। 3 बजे एक भारी शख्स को सैनिक ट्रक से उतारकर स्ट्रेचर पर लिटाया गया। उसका माथा, सीना, पीठ, गुप्तांग और हाथ और पैर सब बुरी तरह से जले हुए थे, यहाँ तक कि उनका दिल भी जल गया था। उनकी आंखें सूजी हुई थी। वो देख सकते थे, लेकिन उन्हें अपनी आंखें खोलने में दिक्कत हो रही थी। उनको तेज बुखार था, 102.2। उनकी नाड़ी की गति थी 120 प्रति मिनट। उनके दिल को आराम पहुंचाने के लिए मैंने विटा कैम्फोर के 4 और डिजिटामाइन के 2 इंजेक्शन लगाए। मैंने उनको ड्रिप से 1500 सीसी रिंजर सॉल्यूशन भी चढ़ाया। इसके अलावा संक्रमण को रोकने के लिए मैंने उन्हें सल्फनामाइड का इंजेक्शन भी लगाया। लेकिन मुझे पता था कि बोस बहुत अधिक समय तक जीवित रहने वाले नहीं। वहां पर एक और डॉक्टर योशियो इशी भी मौजूद थे। उन्होंने भी सुभाष बोस की हालत का विस्तृत विवरण खींचा है। 2 घायल लोग 2 पलंगों पर लेटे हुए थे। वो इतने लंबे थे कि उनके पांव पलंग से बाहर लटक रहे थे। एक नर्स ने मुझे बुलाकर कहा, डॉक्टर, ये भारत के चंद्र बोस हैं। खून चढ़ाने के लिए मुझे इनकी नस नहीं मिल रही है, मेरी मदद कीजिए। मैंने जब खून चढ़ाने के लिए सुई उनकी नस में घुसाई तो उनका कुछ खून वापस सुई में आ गया। वो गाढ़े रंग का था। जब मौत नजदीक होती है तो खून में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और खून का रंग बदल जाता है। 18 अगस्त 1945 को रात के करीब 9 बजे सुभाष बोस ने दम तोड़ दिया। विमान उपलब्ध न होने के कारण उनके पार्थिव शरीर को न तो सिंगापुर ले जाया जा सका और न ही टोक्यो। 4 दिन बाद यानी 22 अगस्त 1945 को ताइपे में ही उनका अंतिम संस्कार किया गया। उस समय वहां पर कर्नल हबीबुर रहमान, मेजर नागातोमो और सुभाष बोस के दुभाषिए जुइची नाकामुरा मौजूद थे। बाद में मेजर नागातोमो ने शहनवाज आयोग को बताया, मैंने कुंजी से भट्टी का ताला खोला और उसके अंदर की स्लाइडिंग प्लेट को खींच लिया। मैं अपने साथ एक छोटा लकड़ी का डिब्बा ले गया था। मैंने देखा कि उसके अंदर नेताजी का कंकाल पड़ा हुआ था, लेकिन वो पूरी तरह से जल चुका था। बौद्ध परंपरा का पालन करते हुए मैंने सबसे पहले 2 चॉपस्टिक की मदद से उनकी गर्दन की हड्डी उठाई। इसके बाद मैंने उनके शरीर के हर अंग से एक एक हड्डी उठाकर
उस डब्बे में रख ली। बाद में कर्नल हबीब ने भी जिक्र किया कि उन्हें क्रेमेटोरियम में सुभाष बोस का सोने से जड़ा दांत दिया गया था जो उनकी अस्थियों में मिला था। जब कर्नल हबीबुर रहमान फिर क्रेमेटोरियम में गया नेताजी का एशेस लेने के लिए, तब वहाँ क्रेमेटोरियम के एक ऑफिसर, उन्होंने एक कागज के अंदर एक दांत उनका हाथ में दिया। गोल्ड प्लेटेड टूथ था, तो उन्होंने उस कागज जिसके अंदर दांत था वो उन्होंने डाल दिया वो अर्न के अंदर। वर्ष 2002 में भारतीय विदेश सेवा के 2 अधिकारियों ने रोमची मंदिर में रखी नेताजी की अस्थियों की जांच की थी और पाया था कि एक कागज में लिपटा हुआ सुभाष बोस का दांत अभी भी उस कलश में मौजूद है। मैंने बात की भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी रहे आफ्ताब सेठ से, जो उस समय जापान में भारत के राजदूत थे। ये दोनों अफसर हमारे अफसर थे। राजशेखर फर्स्ट सेक्रेटरी था और आर्मस्ट्रॉन्ग जंक्सन थर्ड सेक्रेटरी था। इन लोगों को भेजा गया था मुखर्जी कमीशन की तरफ से। मुखर्जी आए जापान, खुद नहीं गए रेंकोजी टेम्पल में, लेकिन कहा उन्होंने कि आप किसी को भेज के इसको आप जांच कीजिए। तो ये दोनों गए और जैसे कि आशीष रे ने लिखा है, उन्होंने फोटोज लिए और वहाँ तस्वीरों में ये स्पष्ट निकला, ये जो गोल्ड दांत था रिमेन्स के साथ, ये टूथ भी उसमें डाल दिया था। उसके बावजूद मुखर्जी कमीशन का निर्णय ये था कि ना तो वो मरे ताइवान के क्रैश में, ना ये एशेज और रिमेन्स जो रेंकोजी में पड़े हैं सुभाष चंद्र बोस के। अब किस सबूत पे और किस फैक्ट पे उन्होंने ये फैसला किया मुझे नहीं मालूम। इतना ही मालूम है कि जब वो 5 साल के बाद अपनी रिपोर्ट निकाली, उन दिनों में मनमोहन सिंह सरकार थी 2005-6 में, एंड उन्होंने आउटराइट उसको रिजेक्ट कर दिया। सुभाष बोस की बेटी डॉक्टर अनीता फाफ इस समय ऑस्ट्रिया में रहती है। उनकी दिली इच्छा है कि सुभाष बोस की अस्थियों को जापान से वापस भारत लाया जाए और गंगा में प्रवाहित किया जाए। उनका पिता नेताजी का ये आशा था कि उन्होंने स्वाधीन भारत में वापस आएंगे और फ्री इंडिया में वो काम करेंगे, लेकिन वो हुआ नहीं। तो उनका पहला अनुरोध ये है कि कम से कम उनका पिता का एशेज, नेताजी का एशेज भारत का मट्टी में लिया जाए, 1 नंबर। 2 नंबर, उन्होंने कहा कि मेरा फादर पूरी सेक्युलरिज्म में विश्वास करते थे, लेकिन ऐसा मतलब नहीं कि हिंदुइज्म का अविश्वास करते थे। अगर हिंदू थे तो कम से कम उनका जो एशेज वो गंगा में इमर्स कर दिया जाए। कदम कदम बढ़ाएगा, उसी के गीत गाएगा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाएगा,